लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज वाओ इंडिया की तरफ से हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसी मिसाल जो न केवल हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी रोशनी से भर देगी। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं संस्कृत की, जयपुर घराने की कथक डांसर हैं, दिल्ली में आईपेक्स लेडीज क्लब की फाउंडर मेंबर और सेक्रेटरी जनरल रही हैं 6 साल तक। संगीत सुरभि जो कि दिल्ली का एक बहुत जाना माना नाम है, उसकी फाउंडर मेंबर रही हैं और भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी रही हैं। ये एक लेखिका हैं, कवित्री हैं। इनकी अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से एक हिंदी अकादमी दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित हुई है। ये ज्योतिष हैं, वास्तुशास्त्री हैं और वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबकी प्यारी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हैं जो कि हैं मिसेस बानू बंसल, वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पूर्णिमा जी, बात सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो रचनाएं, कविताएं तो आपकी हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपके उपन्यास भी हैं दो। सबसे पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। एक उपन्यास ऐसा है जिसको मैंने भी पढ़ा है और उसमें जज्बातों को जिस तरीके से आपने एक कहानी के थ्रू पिरोया है, वो गजब है। कहाँ से लाती हैं आप ये आइडियाज? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लीना कि आपने वाव पर्सनालिटी में आज हमें बुलाया। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वाव पर्सनालिटी में हम वाव इंडिया के अंदर जो सदस्य हैं, जो कि उनके पोस्ट होल्डर्स हैं और सब कुछ है, उनको भी लाते हैं। और जो बाहर के दूसरे लोग हैं, जो किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को भी हम इसमें लेकर के आते हैं। तो आज आपने हमारा इसमें रखा है, हमें बड़ा अजीब सा भी लग रहा है अपने बारे में बात करना, लेकिन आपने पूछा हमारे उपन्यासों के बारे में। तो क्या है लेना, कि लिखने का शौक तो बचपन से ही था। घर का माहौल ऐसा था, माँ पापा दोनों बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड लोग थे। और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना और लिखना, यही उनके शौक थे। माँ खुद बहुत अच्छा लिखती थी। पापा तो खैर थे ही, शायर भी थे और कवि भी थे और म्यूजिशियन भी थे, सितारिस्ट भी थे, जल तरंग और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको बजाने आते थे कि हम आपको बता नहीं सकते। और एक तरह से एक गुरु के रूप में वो न सिर्फ नजीबाबाद में बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, सब में उनको लोग सम्मान देते थे, मानते थे। तो घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। किताबों के ढेर, बल्कि किताबों के ढेर पर तो एक किस्सा भी याद आता है जी। कि हम शायद 9th या 10th में थे। हम्म। तो वो उस वक्त होता, शायद आजकल भी होता होगा, वो आता है कि हिंदी में जो हम कविताएं या पद्य पढ़ते हैं उनकी व्याख्या करने को आती। जी। तो वो हमने लिखी। हमारी टीचर थी उर्मिला, उर्मिला अग्रवाल मैम थी। वो पापा की स्टूडेंट भी रही थी। तो हम उनसे थोड़ा खुले हुए भी थे, कोई दीदी है हमारी हम्म। ना। तो उसमें जो हमने लिखा, उन्होंने क्लास में यही कहा कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मुझे तुमसे और ज्यादा की उम्मीद थी। जो तुमने लिखा है उससे हम्म। और ज्यादा की उम्मीद थी। तो बच्चे थे हम, किसी ने 13 बरस की सारी उम्र थी हमारी, किसी ने हमें बोल दिया कि अरे तुम्हारे घर में इतनी सारी किताबें रखी हुई है और तुम्हारे पापा की स्टूडेंट हो, तुमने ऐसा बोल दिया। हमने हम्म। वहां पे खड़े होके वही बोल दिया कि मैडम, आपको पता है हमारे घर में कितनी सारी किताबें हैं और कितना हम पढ़ते रहते हैं।
हम्म। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, ये बताओ, उतनी सारी किताबों को देख के क्या तुम कुछ सीख जाओगे? देख करके सिर्फ तुमने हम्म। पढ़ा, लेकिन कितना पढ़ा? राइट। पढ़ना एक अलग चीज है, बिल्कुल। लेकिन कितना पढ़ा मतलब उसको कितना समझा तुमने? कितना अगर आत्मसात तुम किया। अगर तुमने उनको उस तरह से पढ़ा होता, तो आज जो तुमने ये व्याख्या की है ये कुछ और होती। हम्म। फिर उन्होंने घर जाके पापा को भी बताया पूरा किस्सा कि पूनम ने आज ऐसे किया। तो वहां से दिमाग की बत्ती जल गई हम्म। कि नहीं भाई, खाली इसी से काम नहीं चलेगा, अब इसके आगे बढ़ना। तो उसके बाद तो फिर जो भी लिखा वो छपता भी रहा, पत्र पत्रिकाओं में छपता रहा, डिबेट में तो ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करते ही थे। इसके अलावा जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो हमें अपना वैसे बुलाया जाता, भाई आप आइए यहाँ पे कविता पाठ कीजिए, आप आइए यहाँ पर अपना इस विषय पर अपना जो भी आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा है उसको पढ़िए, क्योंकि शुरू से ही है जो हमारा वेद पुराण हो गए और समसामयिक विषय हो गए, ये सब हो गए, हर चीज पे घर में चर्चा चलती। जी। हाँ, तो अर्थशास्त्र की स्टूडेंट, जी। तो ये सब रहा। तो वहां से वो लिखना विखना चलता रहा, लेकिन हम कभी उपन्यास लिख पाएंगे ये ना हमने सोचा था ना परिवार में किसी ने सोचा। जी। लेख लिखना, कविताएं लिखना एक अलग चीज होगी, लेख छोटे होते हैं, कविताएं अलग चीज होगी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि आई थिंक ये बात है 2003 या 4 का कभी का किस्सा है, हम ईयर तो भूल गए। जी। तो हमने हमने अभी आपने कहा ना रिटायर्ड प्रोफेसर, हाँ हम रिटायर्ड हो थे लेकिन हम रिटायर्ड हैं नहीं, क्योंकि हमने नौकरी नहीं, छोड़ दी होना थी भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते। लेकिन उसके बाद भी चूंकि वहां पर हम आकाशवाणी से जुड़े रहे, तो यहाँ पर जी। हम दूरदर्शन से जुड़ गए थे, और दूरदर्शन के लिए हम उनके प्रिव्यू पैनल पर भी आए, लेकिन वो बाद में आए। जी। पहले हमने वहां पर एक विषय विजन मीडिया करके था, उसमें हम स्क्रिप्ट राइटर की तरह से काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक हमें थीम दी कि हम चाहते हैं कि देवदासियों पर कुछ काम किया जाए। अच्छा। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो पुस्तकें होती हैं, जो साहित्य होता है पुराने जमाने से लेकर के, संस्कृत का साहित्य भी पढ़ा, और क्योंकि ये जो परंपरा है वो पुरानी परंपरा है, नई जी। परंपरा नहीं है, उसको हमने पढ़ना शुरू किया। और उसमें अपने नोट्स बनाने, मतलब रिसर्च वर्क था पूरा। उसके बाद हम जगह जगह गए, और जो कि धनराशि से छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के मिल गई, और अपना उन्होंने आगे अपना करियर बनाया, ऐसे हम्म। लोगों से भी मिले। हम उनका नाम नहीं ले सकते थे, इसलिए उनका नाम वहां पर नहीं दिया, बिल्कुल। उनके नाम सबके बदल दिए गए हैं। तो उन सबसे मिले। अब वो हमने उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। हम्म। उसके बाद जो फाइनेंसर थे, उन्होंने जब हम्म। उसको देखा, उन्होंने कहा जी ये तो इतना बड़ा बन गया है कि इसमें तो 200-250 एपिसोड्स बनेंगे, दूरदर्शन की बात थी, और इतना तो नहीं हो पाएगा। तो वह बात एक तरह से अधर में लटक गई। हालांकि हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो हमारा तो दिल टूट गया। हमने तो बिल्कुल। पहला कोई इतनी प्रोजेक्ट मेहनत से हमारा। आपने रिसर्च की और सब कुछ किया। जी। हाँ। तो हस्बैंड हमारे बैठे हुए थे घर पे, बोले क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? हमने इनको सारा किस्सा सुनाया। बोले हम्म। मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दो पढ़ने के लिए। हम्म। आपको पता है कि वो खुद बहुत अच्छा लिखते हैं। जी। तो हमने उनको वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी। उन्होंने 2-3 दिन का वक्त लगा के उसको पढ़ा। पढ़ के बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे ये तो तुम्हारा अच्छा खासा उपन्यास बन गया है, तुम इसको एडिट करो और इसको छपवाओ। हमने कहा ओ। कौन छापेगा हमारा उपन्यास? बोले हाँ। बिल्कुल छपेगा, तुम इसको एडिट तो करो। हाँ। अच्छा, उसको हम घुंगरू के नाम से बना रहे थे, जो हम सीरियल बना रहे थे धारावाहिक, वो घुंगरू के नाम से बना रहे थे। तब हम्म। इन्होंने कहा नहीं घुंगरू नहीं, इसका जो सारांश निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि ऐसे नूपुर, ऐसे घुंघरू जो बेड़ियां बन गई, पाश बन गई, तो इसको नाम दो नूपुर पाश। तो इस तरह से उसका नामकरण हुआ नूपुर पाश। और फिर वो ये
ये हिंदी एकेडमी दिल्ली के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, हम्म। नानक चंद जी, उन्होंने उसको भेजा कहीं छपने के लिए और वो छपा। तो हम्म। वो जो है वो एक्चुअली सच की जो कहानियां हैं, जिन लोगों से मिलना हुआ, जिन लोगों को सुना, और उसको सच्ची पिक्चर, घटनाएं जो सच्ची आपके घटनाएं हैं। जो आपने लोगों से मिलके उनके जीवन को हाँ, समझा, वो उस तरीके से आपने एक उपन्यास के माध्यम से उनके। मतलब इतना संघर्ष उन लोगों का रहा कि देवदासियां होती थी, उनको कहा जाता था कि जी आपकी भगवान जी के साथ पूजा के, गरीब घरों की छोटी छोटी बच्चियों को हाँ, देवदासी बना दिया जाता था, और उसके बाद उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता था। लेकिन बिल्कुल। उसके साथ साथ, आज का तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त में जैसा हमें पता चला, उनको हर तरह से वेद पुराणों में भी पारंगत किया जाता था, नृत्य गान की शिक्षा भी दी जाती थी, ये सब कुछ होता था। तो विदुषी होती थी। तो किस तरह से उनमें से कुछ लोग वहां से निकली, वहां से भागी, और उन्होंने किस तरह से अपने आप को और अपनी बच्चियों को जो है एक मुख्य धारा में शामिल किया, और कुछ उनको आगे चल के बनाया, उनकी जिंदगी बनाई, उसका जो संघर्ष रहा, बहुत बहुत संघर्ष हम लोग, मतलब सुन करके और पढ़ करके हमारे रोंगटे खड़े होते थे कि ऐसा होता। हमने उसमें दिया भी है, उपन्यास में सारा कुछ लिखा भी है नूपुर पाश में। हम्म। तो उसको पीरियोडिक बनाने के लिए हमने फ्रीडम स्ट्रगल और बाकी जितनी भी घटनाएं थी, वो सारी घटनाएं उसको मैं पीरियोडिक बनाने के लिए दी, और इस तरह से वो हमारा नूपुर पाश बना। शायद जो संवेदनशीलता आपकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है, शायद वहीं से आई है, और बहुत कुछ आपकी अपनी भी है। पर जो आपके भाव जिस तरह से कविताओं में या आपके लेखनी में निकलते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ हैं, वो दिल को छू जाते हैं। ये तो हुई आपके उपन्यासों की फिर बात, इसके हम बाद आपकी पढ़ते हैं। उपन्यास था हमारा सौभाग्यवती भव। जी। उस पर तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और एक आध जगह से लोगों को पीएचडी भी मिला है। सौभाग्यवती भव पर तो इस पर लोगों ने रिसर्च भी किया है। क्या। वो भी मतलब मध्यम वर्गीय समाज में हम्म। नारी की क्या स्थिति है और उसका क्या संघर्ष है, उस सत्य घटनाओं पर आधार करके उसको सौभाग्यवती भव को लिखा है। बयार है। बयार, आपको पता ही, एस्ट्रोलॉजर है, तो क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल क्लाइंट्स ज्यादा फीमेल के पास जाना पसंद करती हैं, महिला क्लाइंट्स बिल्कुल। ज्यादा, और जी। वो अपनी बातें सुनाती रहती हैं, तो वो सारा इकट्ठा होता रहता है। तो जितना भी मतलब हमने लिखा है वो खास तौर से अनुभवों के आधार पर ही लिखा है। डेफिनेटली। एक बात जो आपसे मैं पूछना चाहूंगी पूर्णिमा जी, जो आपका अनुभव जीवन का रहा है, वो सामान्य अनुभव नहीं है। सबसे पहले तो आपका अपना जो जीवन है उसका अनुभव है ही है। साथ ही जैसे आपने बताया कि नूपुर पाश जब आप लिख रही थी, तो जिस तरह से आपने महिलाओं से, उस तरह की जो देवदासी होती हैं उनसे कनेक्ट किया, एज एस्ट्रोलॉजर आप जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करती हैं, उनके जीवन से जुड़ती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं, और आप एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, उसमें भी आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनती हैं और उसका हल आप उनको देती हैं। आपको क्या लगता है कि जो जीवन है हमारा या आपका, महिलाओं का, आप महिलाओं से जुड़े बहुत सारे सामाजिक कामों से भी जुड़ी हुई है, उसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन आपको पर्सनली एज अ वुमेन क्या लगता है कि आज की डेट में महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिससे वो ठीक रहे। इसलिए हम पंखा चला लें बिजली जी। के। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आज की तारीख में कि वो खुद को पहचाने, उनमें क्या सामर्थ्य है, क्या वो कर सकती हैं, उस चीज को समझें। जब तक वो खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगी, अपने आप को नहीं समझेंगी, अपने आप को खुद कम करके आंकेंगी, तब तक कोई दूसरा उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि
इतने सारे महिला सशक्तिकरण के आंदोलन चलते रहते हैं, हम लोग खुद महिलाओं की समस्याओं पर काम करते रहते हैं, और बहुत से संगठन हैं जो करते रहते हैं, लेकिन आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होता। महिला महिला के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि अच्छे से उसकी एजुकेशन हो, और वो हम्म। अपने पैरों पे खड़ी, स्वावलंबी हो। जब तक वो स्वावलंबी नहीं बनेगी, तब तक वो अपनी आवाज पे मुखर नहीं कर सकती। उसके बाद खाली स्वावलंबी होना ही काफी नहीं है, उसको पता हो। उस आजकल एक चीज और चल पड़ी है, औरतें, लड़कियां, महिलाएं क्या सोचती है कि हम हर काम कर सकते हैं, हम हर किसी को खुश कर सकते हैं। तो देखो, ना तो कोई हर एक काम कर सकता है, ना कोई एक व्यक्ति सब किसी को खुश कर सकता है। तो इसलिए क्यों ना सबसे पहले अपने बारे में सोचा जाए, सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारे अंदर क्या खासियत है। अच्छा ठीक है, पूर्णिमा को लिखना आता है, पूर्णिमा कविता लिख सकती है, पूर्णिमा कविता लिख, पूर्णिमा ने कथक सीखा है, पूर्णिमा डांस कर सकती है, लेकिन क्या अभी पूर्णिमा इस स्थिति में है बिना अभ्यास के कि वो उतने अच्छे से डांस कर सके? ये भी उसमें देखना पड़ेगा। पूर्णिमा ने गाना सीखा है, पूर्णिमा गा सकती, लेकिन क्या अभी वो बिना अभ्यास के उस स्थिति में है? ये चीज तो, जो चीज हमें आती है लेकिन उसका अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें। पहले उसके काबिल खुद को बनाओ। जब हम उसके काबिल बन जाएंगे तो हमारे अंदर खुद ब खुद एक आत्मविश्वास आएगा, एक हम आराम से सर ऊंचा उठा के कह सकेंगे कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। तो अपने आप को पहचानना, और ये केवल महिला के ही लिए नहीं, हम्म। ये हर किसी के लिए जरूरी है अपने आप को। डेफिनेटली पूर्णिमा जी, आपने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपने कितनी सारी चीजें करी हैं। कैसे कर पाई आप इतनी सारी चीजें, और हर एक चीज में आपने महारत भी हासिल की है? कुछ तो इसका जादुई फॉर्मूला होगा, आपसे वो फॉर्मूला चाहते हैं। फॉर्मूले की नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि जो चीज आपको नहीं आती है जी। वो भी कर लें, उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं हम नहीं, वो दूसरों को कॉपी करके, दूसरों को नकल करके हम ये कर लें, वो नहीं जी, सोचना चाहिए। पहले डेफ उसके या लायक बनिए, तब आप उभर जाइए। जहां तक सवाल है, तो लीना, आपको बताया कि पापा हमारे साहित्यकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, लेखक भी थे, ये सब, और उपदेशक भी थे, सब कुछ थे। माँ हमारी अच्छी साहित्यकार थी, संगीतज्ञ नहीं थी, माँ को गाना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन ना कविता लिखनी आती थी, लेख बहुत अच्छे लिखती थी। तो ये था। तो माहौल घर का शुरू से ऐसा मिला। अब जब हम हुए तो पापा को लगा सबसे पहले कि भाई हमें तो इसको कथक सिखाना है। अब नजीबाबाद में तो कोई ऐसा बंदोबस्त था नहीं। पता चला कि मोहनलाल जी, जो कि बीकानेर घराने के, जयपुर घराने के गुरु थे, वो देहरादून किसी प्रोग्राम में आ रहे थे भाग लेने के लिए। अच्छा। तो पापा ने किसी ऐसे पर्सन को साथ में लिया जो कि उनको, जिसका प्रभाव उन पे पड़ सकता है। और मतलब आप देखिए कि पापा का नाम इतना था कि जो शर्मा बंधु हैं, इनके हम्म। जो बड़े वाले वो थे, जो दादाजी पिताजी जो भी थे, उनके हम्म। साथ पापा ने तबला बजाया है। इतना अरे पापा। वाह। तो पापा को जानते थे लोग। तो फिर भी उनको लेके पापा गए देहरादून, और उन्होंने देखा, अरे पंडित जी आप दोनों, पंडित जी आप, पंडित जी आप करके बैठ गए। उनका हम्म। कार्यक्रम हो चुका। उसके बाद पापा उनके पास गए कि पंडित जी आपको हमारे साथ नजीबाबाद चलना पड़ेगा। बोले हम्म। हम कैसे चल सकते हैं, हमें तो कुछ इतने समय बाद जाना है। बोले हम कुछ नहीं जानते, आपको चलना पड़ेगा। जबरदस्ती करके उनको नजीबाबाद लेके आए, और हम्म। ला करके फिर उनको बताया कि हम चाहते हैं आप हमारी बिटिया को डांस सिखाएं। हम्म। उन्होंने कहा लेकिन हम तो दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में, बीकानेर में रहते हैं, हम तो यहाँ कैसे करेंगे। पापा ने कहा कोई नहीं, आप जितने दिन यहाँ रहें उतने दिन आप सिखाइए, उसके बाद इसका अभ्यास ये हमारी जिम्मेदारी, हम्म। प्रैक्टिस इसको हम कराएंगे। आप जब
जो लेसन इसको देके जाएंगे, आप जब आएंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो 4 साल के थे, हमारे जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा के दिन गंडा बंधाई हुई और घुंघरू बांध के और परिवार शुरू हो गए, और वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई। अब गाना और तबला और सितार ये तो सब घर में ही सीखा पापा से, जी। चलता रहा। हमारी बहन थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, हारमोनियम ढोलक बहुत अच्छा बजाती थी, तो उनसे भी, वो भी हमें लेके बैठ जाया करती थी। वो ऐसा गुस्सा करती थी कि पूछो मत, अगर जरा सा भी कोई गड़बड़ हो जाए तो आंख निकाल के डांटती थी। बहन नहीं थी वो, माँ ज्यादा। तो वो सब चलता रहा। फिर जब बड़े हुए तो फिर यशवंत सिंह पटल जी किराना घराने के थे, उस्ताद अमीर खान साहब के शागिर्द थे, तो वो वहां पर नजीबाबाद में थे, तो उन्होंने फिर हमें वो सिखाया। तबला हमने टॉप घराने से उस्ताद साबिर खान से सीखा, और सितार जैसा बताओ घर में पापा से ही सीखा था। मतलब बिल्कुल। तबला भी पापा से सीखा था, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं घराने की, वो सब हमने इन गुरुओं से और उस्तादों से सीखा। और टाइम टेबल एस्ट्रोलॉजी। ऐसा बता हुआ था जी। कि सुबह घर में माँ पापा चार, सुबह 4 उठ जाते थे, हमें भी 5 बजे तक बिस्तर छोड़ देना होता था, और उसके बाद में अपना नहा धो के पूजा पाठ से निपट के और अपना ये सब करने बैठ जाना है। उसके बाद फिर पढ़ाई करके शाम को फिर गुरुजी लोग आ रहे हैं, तो इस तरह की। बहुत आपका कहना चाहिए कि बिजी शेड्यूल रहता था और बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता था, क्योंकि घर में भी वही माहौल और वही कहते हैं कि मतलब नेचुरली वो आपके अंदर चीजें आ रही थी। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई पूर्णिमा जी? हाँ, क्या है लीना की, आ, हमारे जैसे घरों में, जैसे कि पापा खुद ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानते थे। पापा अक्सर रात को छत में चारपाई बिछा के लेट जाते, वो पापा के पास होते हम, और दिखाते रहते, देखो बेटा ये तारे इस तरह से मिल रहे हैं, तो ये हम्म। आकृति बन रही है, हम्म। और ये नक्षत्र है। हम्म। अच्छा, इसके बाद पापा ने हमें पंचांग पढ़ना भी, माँ ने पापा ने सिखाया। माँ भी जानती थी, पापा भी जानते, लेकिन बस वो उतने ही तक सीमित था, हम्म। उसके आगे नहीं था। माहौल ऐसा था, वो बात सही है। शादी हो गई। शादी के बाद हमारे पतिदेव ने जो था हम्म। ज्योतिष पढ़ना शुरू किया भारतीय विद्या भवन में। इनका भी परिवार का माहौल ऐसा ही था। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, उनके वेद पाठशाला चलती थी, और बड़े बड़े ऋषिकेश में ही नहीं, बाहर भी पता नहीं कहाँ कहाँ वो यज्ञ कराने जाया करते थे, अग्निहोत्र कराते थे। हम्म। तो इनका घर का माहौल भी ऐसा ही था, तो हम्म। इनको वहां से रुचि थी, हमसे ज्यादा था, हमारे घर के माहौल से ज्यादा था इनके घर। अच्छा। तो जब इन्होंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया भारतीय विद्या भवन में, इनके साथ साथ हम भी लगी, हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हम्म। उसके बाद में इंटरेस्ट ऐसा पैदा हुआ कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन, अनुवाद करना शुरू किया। अंग्रेजी के एन राव के और दूसरे लोगों के जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं, उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। तो कुछ हम्म। उनके साथ पढ़ा, और कुछ वो पढ़ पढ़ के हम्म। इंटरेस्ट था, तो वो। तो उसकी पढ़ाई आपने पूरी की। जी। और जो आध्यात्म में आपका जो इंटरेस्ट था, आप काफ़ी पढ़ चुकी हैं, बहुत कुछ पढ़ चुकी हैं, और ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि आपने उसको आत्मसात भी किया है। तो वो आपके जीवन में किस मोड़ पे आया? क्या है कि आ, हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे अभी, हम धर्म की बात करेंगे अभी। दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हम बहुत छोटे थे तो हमारे पापा ने हमें संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया, हुँ। और हमें दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब 5-6 बरस के होते होते, 7 बरस के होते होते हमें कंप्लीट उन्होंने
कंठस्थ करा दी। जी। तो बल्कि यहाँ भी हुआ, हम 7 बरस के थे जब हमारी दादी का स्वर्गवास हुआ। तो पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, आप इनके पास बैठ करके इनको गीता पढ़ के सुनाओगी, क्योंकि बीमार थी बहुत और वो बेहोश रही 3 दिन। इनको गीता पढ़ के सुनाओगी तो ये ना, देखो जाना तो सबने है एक दिन, आपकी दादी भी जाएंगी, लेकिन फिर वो सीधा भगवान जी के पास पहुंचेंगी, और जब भगवान जी के पास पहुंचेंगी तो भगवान जी और दादी दोनों मिलके आपको आशीर्वाद दिया। ओ, ऐसा करके पापा ने 7 साल के बच्चे को ये बात बताई क्या बात है। कि भाई मृत्यु अवश्यम भावी है। हम्म। ये चीज 7 साल के बच्चे को पापा ने बताई। तो हम्म। हमने फिर पूरा पूरा दिन दादी के पास बैठ करके खाना पीना भूल करके 7 साल की बच्ची और उनको वो संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के सुना दी। तो वहां से आप कह सकती हैं कि ये सब शुरू हुआ। और जब आप एक ऐसे वातावरण में पलते हैं तो हम्म। आपकी रुचि अपने आप ही इन सब चीजों में होती चली जाती है। अब जैसे अपनी बेटी को कहें, उसने 10 साल की उम्र में इस तरह की सारी पुस्तकें पढ़ी। 10वीं हाँ 10th क्लास में थी शायद, 9th या 10th में, तब से उसने, आजकल की जनरेशन की है वो, तो तब से हम्म। उसने ये सब पढ़ना शुरू कर दिया था, इस चीजों में उसकी रुचि हो गई थी। तो घर हम्म। का जैसा माहौल होता है उसका असर बच्चे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि केवल घर के माहौल से कुछ नहीं होता। आपका अपना इंटरेस्ट, आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपनी शख्सियत उसमें बहुत कुछ जोड़ देती है। एंड डेफिनेटली अंकल को मैं मिली नहीं हूँ, पर जितना कुछ उनके बारे में मैंने सुना है, जाना है कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक थे वो। लेकिन शायद आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। उनकी तो परछाई है। डेफिनेटली आपने उस परंपरा को, उस तालीम को काफी आगे बढ़ाया है अपने जो एक टैलेंट होता है उसके थ्रू। ये तो रही संस्कृत की बात और एस्ट्रोलॉजी की बात। अब वास्तुशास्त्र में आपकी रुचि कैसे बनी? वो भी अपने पतिदेव के साथ, डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ। वो तो बहुत जाने माने वास्तु कंसल्टेंट हैं और बिल्कुल, जाने माने बिल्कुल। डॉक्टर हैं। जी। विदेशों में उनके नाम का डंका बज रहा है, डेफिनेटली। तरह के हैं। तो वो उनके साथ। उनके साथ अगर मैं ये पूछूं कि जितना कुछ आप करती हैं उसमें से आपको पर्सनली क्या सबसे ज्यादा प्रिय है? कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा वो कि ये काम तो मुझे हर रोज करना ही करना है, अगर ये नहीं करूंगी तो शायद मैं नहीं रहूंगी, तो वो क्या है? पढ़ना और लिखना, पढ़ना जी। और लिखना, कुछ अच्छा आप पढ़ना रोज पढ़ती और हैं? कुछ लिखना, वो तो क्या नियम पढ़? है। कुछ भी, और भी कुछ नहीं होगा, कोई उपन्यास उठा लिया, कोई कहानी उठा ली। और ये हम्म। जो इस तरह के ग्रंथ होते हैं, ये तो पढ़ने का हमारा एक है ही। हमें इनका जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका हमें पद्यानुवाद करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको उसे पढ़ के उसके भाव को समझना होगा, बिल्कुल, किसी भी चीज बिल्कुल। को। तो पढ़ना और लिखना। तो आपने जो इतने सारे अनुवाद किए हैं काफी सारे ग्रंथों के, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हमें बताइए। बहुत अच्छा रहा लीना। क्या है कि जब आप, अभी जैसे यहाँ हम स्वामी वेद भारती जी के से हम लोगों ने ध्यान की, योग की, हमारे हस्बैंड ने, बेटी ने, तीनों ने उनसे दीक्षा ली है। अब तो वो गोलोकवासी हो चुके हैं। हम्म। तो उनका जो लेक्चर्स हैं वो सारे अंग्रेजी में है ज्यादातर। हम्म। तो उन्होंने खुद ही, और हमें ये सोचकर बड़ा अपने आप पे गर्व होता है कि स्वामी वेद भारती जी जैसे संत ने हमसे कहा कि इनका तुम हिंदी में अनुवाद करो। हमारे लिए एक बहुत बड़े अ, गर्व की बात ये थी। तो उनका हमने जी। हिंदी में अनुवाद किया। तो जब आप किसी चीज का अनुवाद करते हैं तो उससे आपका किसी योग के ध्यान के विषय में ही एक मोटी मोटी बात करें, जैसे हमारा एक अपना नजरिया है, लेकिन जब हम दूसरे की किताब को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो एक दूसरा नजरिया, एक दूसरा दृष्टिकोण हमें देखने जी। को मिलेगा। तो जी। हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगी।
बिल्कुल। तो इनसे, इनको हम इस रूप में नहीं देखते कि अरे हमने अनुवाद कर दिया, रख दिया, नहीं, उनसे हम्म। हमारी नॉलेज बढ़ती। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि जब तक उस चीज को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम्म। खाली वो गूगल वाला अनुवाद कर देने से कुछ हासिल नहीं। और एक बात और भी है पूर्णिमा जी की, अगर उन्होंने आपको ये अनुवाद करने के लिए दिया, तो शायद उनको विश्वास था कि आप ना केवल जो भाषा है उसकी माहिर हैं, बल्कि आप सब्जेक्ट यानी विषय जो अनुवाद करना है उसकी भी माहिर है। क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन, जैसे कि आपने कहा कि गूगल की तरह अनुवाद नहीं कर देना है कि मैं अगर मान लीजिए कहें कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो आपने लिख दिया आई एम अ मैंगो मैन, वो नहीं हो सकता। तो आपको उस विषय को समझना, उसकी बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जो कि आप जरूरी। जो कि आप बखूबी जानती हैं। अब आते हैं पूर्णिमा जी आपके सामाजिक जीवन पर, जो कि काफी कहना चाहिए कि बहुत बहुत विस्तार से मतलब आपने सामाजिक कार्यों में अपने जीवन में किया है। तो कई संस्थाओं को आपने शुरुआत की है, उनकी कई संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। तो उसके विषय में आप बताइए कि कैसे ये सब शुरू हुआ और कहाँ-कहाँ से आप जुड़ी हुई हैं? अच्छा, इसका भी जो हमारी रुचि है, हम कहेंगे हमारी शादी से पहले से है, बचपन से। अच्छा। क्या हुआ कि हमारे दो चाचा, बड़े चाचा लॉयंस क्लब के, वो कुछ गवर्नर वगैरह कुछ होते हैं, वो हुँ, थे। और छोटे चाचा रोटरी क्लब के, और उनके साथ, और उस जमाने में जो लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब की शान थी ना, और जिस तरह के लोग बिल्कुल, उसमें मेंबर अलग हुआ ही था। करते थे लीना, वो एक अलग ही लेवल था उस, कैटेगरी होती थी लोगों की, है, एक कैटेगरी होती थी लोगों की कैटेगरी अलग से। होती थी, अलग ही लेवल होता था उसका। तो हम चाची लोगों के साथ समाज कार्यों में जाया करते थे। हुँ, हुँ, कभी डॉक्टर पावा शायद होते थे, वो आंख के ऑपरेशन के लिए बुलाए जाते थे, उसके कैंप लगते थे। कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगते थे। कभी हम हम लोग, हमारे माँ पापा भी जाते थे, हम लोग कुछ आश्रम जाया करते थे, वहां जाकर के डॉक्टर्स के साथ जाते थे। उनकी मरहम पट्टी डॉक्टर्स के साथ, वो दस्ताने पहन के कोड़ियों की मरहम पट्टी करते थे, घर से खाने बना कर ले जाया करते थे, उनको खिलाया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने बचपन से देखी। अब ये बात है 2000 की या 2001 का किस्सा है। हुँ, हुँ, 2000 की बात है शायद। यहाँ रामलीला हो रही थी। हुँ, तो हम लोगों ने सोचा, हमारे अम्रपाली में हम लोग रहा करते थे, हुँ, हुँ। तो वहां पे अलका अमीन, जो एक टीवी एक्टर है, फिल्म एक्टर है, जी। उसी सोसाइटी में रहती है, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, क्या छोटी बहन है, हुँ, जिसको हम बुलाते हैं। तो उसने तब, वो हमें पूर्णिमा दीदी को पूदी बुलाती है, तो हुँ, बोलती पूदी क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग रामलीला कराएं। हमने कहा, "ठीक।" तो हम लोगों ने मिलके उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और उसका पूरा मतलब राम जन्म से पहले से लेकर के, जिसमें कि इसका श्रवण कुमार का भी किस्सा था, सारा पूरा हाँ जी। रामायण, पूरी के पूरी आखिर तक रामायण, ये इनके राम के राज्याभिषेक का हुँ, सारी हमने लगभग 3.5 4 घंटे की वो स्क्रिप्ट लिखी। उसमें सॉन्ग्स भी डाले, डायलॉग्स भी डाले, ये सब डाले। सोसाइटी हुँ, के लोग बड़े खुश। सोसाइटी के लेडीज को इन्वॉल्व किया कि भाई आप खाली वक्त में आप इन 10 बच्चों को डायलॉग्स कराइए, आप इन 10 बच्चों को डायलॉग्स कराइए, फिर उसके बाद हम बैठ करके उसको करेंगे। हुँ, उसमें म्यूजिक दिया हमारी बेटी ने, स्वस्ति ने, गाया हुँ, भी उसी ने उस वक्त में। हुँ, तो वो हमने इस तरह से करीब 1.5 घंटे की कराई। उसमें हमने एनएसडी के डायरेक्टर को बुलाया, और कई लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को हमने उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। हुँ, उसी उन्हीं दिनों रामलीला हो रही थी यहाँ। तो हमारे पास सुरेश बिंदल जी का वो आया कि उन्होंने हमें अलका का एक, उसने अपना ड्रामा स्कूल खोला था, तो उसके इनॉग्रेशन पे वो हमें मिले थे। तो उन्होंने हमें कि आप देखने आइए, तो हम बच्चों को लेके चले गए सबको। वो रामलीला पता नहीं 1 या 2 दिन की ऐसी कुछ होती थी उन दिनों रामलीला, बानू जी को याद होगा कितने दिन की होती। हुँ, तो वापस आए, तो उसमें जब वो सब लोग थे, तो उसमें ये सुरेश बिंदल जी भी थे। तो इनको ये बड़े प्रभावित हुए कि भाई इतना। और वाकई वो ऐसी रामलीला थी कि ये जो रामलीला होती थी, ये फेल थी उसके सामने।
डेफिनेटली जो इतने प्यार से करी गई हो, जिसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया हो, तो उसकी तो बात ही अलग होगी। और उसमें हमने जब राम की सवारी निकाली, भगवान राम की, तो हमने रिक्शों को हाँ, सजाया, रिक्शे वालों को अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनाए, और आम्रपाली के, क्या बात है। और हमने बाकायदा बैंड बाजे का, मतलब बैंड बाजे नहीं, ढोल बोल इस्तेमाल किया, और आम्रपाली के कानून को के सामने वाले गेट से लेके और पूरे दूसरे गेट से अंदर मंदिर पे लेके गए। और उसमें आईटी एक्सटेंशन के भी बहुत सारे लोग, जो एक मतलब बड़े लोग होते हैं, वो उसमें शामिल हुए। जी। तो अब गोविंद साहब पीछे पड़ गए कि नहीं, आपको रामलीला से जुड़ना है। हमने कहा जी हम्म, हमारे पास समय नहीं है। कि नहीं, हम्म, आपको जुड़ना पड़ेगा। हमने कहा हमें तो मेंबर बनना नहीं, कि आपसे मेंबरशिप कौन मांग रहा हम्म। है। और उन्होंने हमें सीधा वहां का कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। अब पूरी जिम्मेदारी आ गई, जो भी रामलीला से पहले जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें देखने हैं। इसके अलावा वहां पर जो बाद में जो किसी किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तो वो जी। चूंकि पंडित मणि प्रसाद जी हमारी बेटी के गुरु हैं, और उनसे हमारा बड़ा एक अपनत्व वाले संबंध। पारिवारिक हाँ, संबंध है। हाँ। तो पंडित मणि प्रसाद जी के माध्यम से कई लोगों को बुलाया गया। तो वो भी, उन्हीं से भी हमें बात करनी होती थी। तो वहां पूरी, अच्छा, उसका लाइव टेलीकास्ट होता था, तो हम्म। लोग देखते थे, अनाउंसमेंट हम ही करते थे, तो वो सब लोग देखते थे, तो वो चला। तो वहां से एक पहचान आईटी एक्सटेंशन में आईपी बननी एक्सटेंशन में। शुरू हुई। जी। जी। अब वैसे तो पहचान दूरदर्शन के माध्यम से थी, लेकिन वहां से जी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं चाहता हूँ एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो महिलाओं की हो, और महिलाएं ही चलाएं, पुरुषों का कोई दखल उसमें ना ना। हो। ओके। तो उन्होंने लगभग 100 लेडीज को एक शायद पोस्टकार्ड का इनविटेशन भेजा था, जिसमें से 50 पहुंची थी। सागर रत्न में पहली मीटिंग हुई थी। हम्म। और उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग यूनेस्को में या नीति में कहीं हुई थी। और हम्म। दूसरी मीटिंग में फिर हमें सेक्रेटरी जनरल और बानू जी को प्रेसिडेंट वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया। और वो ओके। इतना अच्छा आईपेक्स लेडीज क्लब ने काम किया। आप ये देखिए कि हमारे मेंबर सिर्फ 52 थे, 52। लेकिन जब हमारे बड़े प्रोग्राम्स होते थे, हम लोग हम्म। दिवाली मेला करते थे, तीज पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया करते थे, कई सारे हम लोग फेस्टिवल किया करते थे, और हजार हजार, 1500 लोगों की भीड़ जुटती थी हम्म। 52 मेंबर्स में। ये सोचिए, हम बिल्कुल। उसमें लकी ड्रॉ भी रखते थे, और लकी ड्रॉ में हमें कोई फ्रिज वाला स्पॉन्सर कर रहा है, कोई इस तरह की बड़ी बड़ी आइटम भी, बानू जी को हम्म। याद होगा, बड़ी बड़ी आइटम उसमें लोग स्पॉन्सर करते थे लकी ड्रॉ में, और जो विनर्स होते थे उसके लिए। जी। और अखबारों में फ्रंट पेज पे जो है बड़े बड़े कटआउट्स लगे होते थे कि भाई ये प्रोग्राम हुआ, और जो है छाए रहते थे, मतलब इतना किया। और वाकई कभी जिंदल साहब ने हस्तक्षेप नहीं किया हमारे हम्म। आईपीएस लेडीज क्लब में। हम दोनों ने अकेले एकदम, साथ में वो बाकी 52 लोग, हम लोगों पूरी की कोई टीम जनरल होती बॉडी थी। मीटिंग, हम्म। होती जनरल थी, लेकिन बॉडी सारी मीटिंग नहीं होती जिम्मेदारी थी। हमारे पास थी सारी। हाँ, हम लोगों की गवर्निंग बॉडी मीटिंग नहीं होती थी, जनरल बॉडी मीटिंग ही होती थी, क्योंकि सब लोगों को इस बात पे कुछ लोग तो बहुत नाराज हुए थे। हाँ, हमारे नाराज भी हुए मेंबर इस कुछ बात लोग। पे नाराज हुए थे कि आप जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर सब कुछ डिस्कस करते हैं। आप अपनी अलग से मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? कि भैया हाँ, मेंबर इतने कम हैं, हम सबकी मर्जी लेंगे तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम करेंगे। अब चार लोग जाके दूसरों पे इम्पोज हो जाए, उससे क्या फायदा? क्या फायदा। बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर उसके, अच्छा, ये सब चलता रहा 6 साल, हम लोग उसमें रहे। उसके बाद वहां कुछ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हम्म। वो क्या हुई वो हम नहीं जाएंगे, उसमें नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, डॉक्टर शारदा जैन उसकी पैटर्न थी, हम्म। उसकी पैटर्न थी वो, और ये जो डॉक्टर लक्ष्मी है, ये भी उसकी पैटर्न थी। इनको प्रेसिडेंट बना रहे थे, पहले इन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगी, पैटर्न ठीक हो, तो फिर बानू जी को प्रेसिडेंट बना। तो डॉक्टर शारदा जैन इस चीज को भाग गई थी कि अंदर खाते क्या पॉलिटिक्स चल रही। तो एक दिन अच्छा। सुबह सुबह वो और डॉक्टर लक्ष्मी और जो सीए थे राजीव जायसवाल, उनको लेके हमारे घर पहुंच गए। हम्म। उन्होंने कहा इन पेपर्स पे साइन कर दो। हमने कहा हम्म। डॉक्टर साहब ये क्या है? बोली देखो,
आईपेक्स लेडीज क्लब में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, तुम्हें इस चीज का पता नहीं है, ना बानो बंसल को पता, लेकिन मैंने भाग लिया। समय है, ये वाव इंडिया हम लोग बना रहे हैं, 2007 की बात है, शायद 2007 या 8 की, 2008 की बात कि ये हम लोग बना रहे हैं। और इसमें जो है मैं इसकी चेयरपर्सन हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी इसकी प्रेसिडेंट हैं, तुम इसकी सेक्रेटरी जनरल हो, बानू बंसल जी को हमने इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बाकी का हम लोग बाद में चुनाव करेंगे। जो भी हमने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब हम वहां से रिजाइन तो कर दें। बोली वो तुम अपने आप कर दोगी। और इस तरह से करके वाव इंडिया का गठन हुआ, और पहला प्रोग्राम कानूनगो में ही किया था हमने उसका जी। और मतलब परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमने कहा भैया हम इस सिरदर्दी में नहीं रह सकते। हम दोनों ने एक साथ आईपेक्स लेडीज क्लब छोड़ा, और हमारे पीछे पीछे और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। पर खैर हमें खुशी है, आजकल रचना बड़े अच्छे से उसको चला रही है, बिल्कुल, वो हमें बहुत खुशी। बिल्कुल। इससे पहले पूर्णिमा जी के हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि वाव इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन, वाव इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी का, तीनों का आपके प्रति क्या भाव है, क्या विचार हैं, हम वो सुने। पूर्णिमा जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, 30 साल से ज़्यादा। मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। एंकर करना हो तो पूर्णिमा नंबर 1। हिंदी में कुछ लिखवाना है, सबसे सुंदर लिखती हैं, शब्दों का कोई कमी नहीं है, इंस्टेंट कविता, इतने भावों से भरी, हर चीज गहराई, सहज ही प्रकट हो जाती है। मैडम अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, ग्रेट ब्यूटी। वाव इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन को संभाले बैठी हैं, पर अभी उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे आयाम हैं जो लोगों के सामने नहीं आए हैं। पूर्णिमा को उन पर ध्यान करना चाहिए। शादी के बाद पत्नी होकर, बहू होकर, माँ होकर, यही सारे काम नहीं रह जाते। जो आपकी छिपी पर्सनालिटीज़ हैं, उनको भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। रीना जी, आपने सवाल पूछा कि मैं कितने सालों से पूर्णिमा जी को जानते हैं। 20 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं पूर्णिमा जी को जानती हूँ। हुआ ऐसा था कि 2001 में सुरेश बिंडल जी ने सोचा कि आईपी एक्सटेंशन में एक लेडीज़ क्लब होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ लेडीज़ को बुलाया, शारदा जी, मुझे और काफ़ी जनों को बुलाया। तो हम लोग एक जगह मिले, एक अपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मेरा आइडिया है कि एक लेडीज़ क्लब यहाँ पे आईपेक्स एक्सटेंशन में शुरू करो। हमने कहा अच्छी बात है, इसका हम सोच विचार करेंगे। फिर जो अगली मीटिंग थी वो पूर्णिमा जी के घर हुई और वहाँ पूर्णिमा जी से मुलाकात हुई। पूर्णिमा जी एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड लेडी हैं। उनके पास इतने सारे हुनर और स्किल्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं उनको मिली थी, मुझे पता चला कि वो एक कवित्री हैं, लिखती हैं, कविताएं बहुत लिखती हैं, हिंदी में तो निपुण हैं और जो कंडक्ट करती हैं वो भी हिंदी में बहुत बढ़िया करती हैं। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी की है, तो संस्कृत के श्लोक इनको आते हैं। गाने में तो बहुत अच्छी हैं, इनको शास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है
और इसके साथ साथ ये डांस भी जानती हैं। तो आप देखिए कि पूर्णिमा जी में क्या क्या, तो ये विशेषताएं मैं हम लोगों ने देखी। तो उन्होंने कहा कि अब ये आईपेक्स लेडीज़ क्लब हम शुरू करते हैं, तो शुरू हुआ। उसमें हमने जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइजेस सिखाई, और ये हर अपार्टमेंट में आईपी एक्सटेंशन में कराया। ये शिविर के बाद हमने शुरू किया एडोलेसेंट हेल्थ वर्कशॉप, जो हमारे कॉलेज से शुरू हुआ था। हम कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पे एडोलेसेंट हेल्थ वर्कशॉप, और वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते थे कि कैसे आपको ना करना आना चाहिए। तो इस तरह हम बहुत स्कूल्स में भी गए, कॉलेजेस में भी गए। इसके बाद आईपी एक्सटेंशन में हमने कहा वैल्यू एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट, और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हेल्थ कैसे अपनी अच्छी रखें। कुछ डॉक्टर्स भी इसमें मिल गए और उसको भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सब काम शुरू हो गया, परंतु उसमें ऐसा हुआ कि बहुत और पॉलिटिक्स हो गई। तो डॉक्टर शारदा जैन ने कहा कि हम अपना ही शुरू कर लेते हैं, और हमने वाओ इंडिया वेलबींग ऑफ विमेन 2008 में शुरू किया, जिसकी चेयरपर्सन और पेट्रन तो डॉक्टर शारदा जैन थी। मेरे को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और पूर्णिमा जी को सेक्रेटरी जनरल की पद दिया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित थी कि वो इतने सारी चीज़ें कर सकती हैं, मल्टी टैलेंटेड लेडी आई वुड से। और बानू बंसल जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तब से हमने बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन भी किए हैं, ऑफलाइन भी किए हैं। डॉक्टर्स को बुलाते हैं समय समय पर, जो भी परेशानियां औरतों की होती है वो हम देखते हैं। हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं लेडीज़ के लिए, वहाँ जाके बोलते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, उसमें एजुकेशनिस्ट भी आते हैं। इस तरह हम बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ये है पूर्णिमा जी का प्रोफाइल। आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कैसे उनसे प्रभावित हुई। तो अभी हमने सुना डॉक्टर जैन को और डॉक्टर लक्ष्मी को। हमारे साथ बानू जी स्वयं जुड़ी हुई हैं। तो बानू जी, आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा पूर्णिमा जी के साथ? आप कैसे मिले उनसे और कैसे ये जोड़ी, ये जुगलबंदी बनी? यानी कि तुम जुगलबंदी का मतलब है कि वो म्यूजिशियन की कैटेगरी वही क्योंकि होती है। आप दोनों ने मिलके जिस तरह से वाव को आगे बढ़ाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। दोनों मतलब निरंतर आप लोग अथक परिश्रम करके और वाव को इतने सालों से आज आप इस मुकाम पर लेके आए हैं, वो बिना जुगलबंदी के तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो क्या रहा आपका अनुभव? अनुभव की बात तो ये है कि आपने पहले ही बता दिया कि हम लोग सब सागर रत्ना में जुड़े थे। जी। सागर रत्ना में जुड़ने के बाद उस ज़माने में आईपेक्स लेडीज़ क्लब बना। उसको हम दोनों ने ही 6 साल तक बहुत अच्छे से निभाया, और उसके बाद जब हमने उसे छोड़ के जब हम इसकी तरफ मुड़े थे, तो यहाँ पर भी हमको इसी जोड़ी के हिसाब से बना दिया गया साथ में। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी जी। कि कोई भी काम करने से पहले पूर्णिमा कुछ कहे तो मुझे मालूम है, और मैं कुछ कह रही हूँ तो पूर्णिमा तक वो मैसेज पहुँच जाता था कि हमें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। जी। कि एक दूसरे के साथ जब तक हम बहुत अच्छे से नहीं जुड़े होते, तब तक हम उस काम को आगे बढ़ाकर नहीं ले जा पाते। बिल्कुल, और बिल्कुल। काम करने का जज्बा हमें बहुत अच्छे से था, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जब जो हम काम कर रहे हैं, हुँ, उसका जो बेनिफिट है, जो उसका लाभ है, वो हर तबके तक पहुंचना चाहिए। डेफ़िनेट। हमने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को लेकर थिएटर किया। हमने उस पीएसके के अंदर वो वाले प्रोग्राम्स दिए, उन लोगों को पूरी ट्रेनिंग देते थे, पूरा उनका
काम करते थे उनके साथ में, कानून गो में रह के उन सबको 15 दिन तक बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर हम उनको PSK ले जाके उनका प्रोग्राम कराते थे। मतलब हमने अपनी तरह से हर लेवल के लोगों के साथ मिल के जो काम किया, तो वो वाकई में एक दूसरे की कनेक्टिविटी होने से ही ये सब काम हो पाता है। और पूर्णिमा ने आपको मुझे सब दिया। जी, पूर्णिमा आपको ने पूर्णिमा जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? पूर्णिमा जी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो उन्हें जो कहना होता है ना, वो स्पष्ट कह देती हैं। उनको सोचना नहीं पड़ता उन्हें कि मतलब उन्हें अगर कोई बात मेरी भी पसंद नहीं आ रही तो वो साफ हाँ, बता देती है, ये बात गलत हो रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको हटा दो। वो कई बार जी, मुझे उनको ये बताना पड़ता था कि ये ठीक है कि ये बात ऊपर से देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करके काम करेंगे तो हमारा जो काम करने का उद्देश्य है हम हुँ, वहाँ तक पहुँचा देंगे। और वो हुँ, उस चीज़ को कन्विंस होके मान के, और हम उसको वाकई में काम को लेके चलते थे, तो इसीलिए आज तक हमारे दोनों की जोड़ी अच्छे से बनी हुई है। और एक बात बताए लीना आपको जी, कि ये आईपीएस लेडीज क्लब के टाइम की ही बात है। हमारी बड़ी बहन एक्सपायर हो गई, और जैसा आपको बताया कि वो बहन भी थी और वो माँ की तरह पेश आती थी, तो एक अलग तरह का उनके साथ आपकी बॉन्डिंग हमारी थी। बॉन्डिंग थी। जी, तो हम उदास थे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई बात हमारी ठीक नहीं है, तो बानू जी ने रास्ते में कि देखो पूर्णिमा, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे बात रखनी होती है। तो हुँ, जिस अंदाज में ये बोलती थी ना, वो अंदाज इनका बिल्कुल वही था जो हमारी बिड्डी का था। बहन को हुँ, बिड्डी बुलाती थी, मैं बिड्डी का थी। तो हमने कहा कि आप तो बिल्कुल बिड्डी की तरह बात करती हो। तो बोली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन तो हूँ। और लीना, वो दिन है और आज का दिन है, बानू जी वाकई उस बहन वाले फर्ज को बखूबी निभा रही हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मतलब इस तरह का एक हमारे साथी हम उनके साथ जुड़े। और बिल्कुल। पता है जैसे तुम्हें अभी क्यों क्यों बड़ी बहन बनी मैं? हुँ। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। नहीं तो बड़ा होने का मुझे भी मौका मिलना चाहिए था ना। बिल्कुल। पूर्णिमा पूर्णिमा को डांट के भी और बहला के भी बड़ी बहन बन गई फिर मैं। नहीं, पूर्णिमा, सबसे जो आपके एक व्यक्तित्व की बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है कि एक तो आप स्पष्टवादी हैं, भावनात्मक रूप से आप लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, और स्पष्टवादी हैं, बिल्कुल जो मन में आता है वही आप कह देती हैं, और यू आर अ क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीख भी लेती हैं, तभी शायद आपके लिए पॉसिबल हो पाया कि एक ही जीवन में आपने इतने सारे डिफरेंट विधाओं में महारत हासिल की है, जो कि अभी वाक़ई पॉसिबल नहीं हो पाती। जी। अभी बानू जी बात कर रही थी वर्कशॉप्स की। अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने भी अपने उसमें कहा, वक्तव्य में कहा। डॉक्टर जैन ने तो खैर इतना कुछ बोल दिया कि डॉक्टर जैन, आपके हम कैसे आभारी हैं कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा सब कुछ बोला। सच में आपके हृदय से आभार। डॉक्टर लक्ष्मी, आपके भी। डॉक्टर लक्ष्मी ने जो कुछ सुनाया किस्सा, जो बानू जी ने सुनाया, होता क्या था कि हम लोगों को NSD की जो वर्कशॉप्स होती हैं समर वेकेशन में, वो मिला करती थी। उसमें हुँ, डांस भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था। तो थिएटर स्वस्ति कराती थी, डांस हम कराते थे। हुँ, तो उसमें हम झुग्गी बस्ती के बच्चों को लिया करते थे। अच्छा, वो लोग भेजना नहीं पसंद करते थे ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो माओ के साथ काम कराने जाती हैं, जो लड़के हैं वो पिता के साथ मतलब मजदूरी करते हैं सब लोग। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने झुग्गी के जैसे हसनपुर बस्ती के हमने जो प्रधान था उसको हुँ, बुलाया। हमने कहा देखो, आप उसको बहुत सारी चीजें समझाई, उसकी समझ में बात आ गई। उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वर्कशॉप्स चलती थी। सुबह हुँ, को आते के साथ ही हलवाई लगा के रखते थे कानूनगो में। सुबह आते के साथ ही उनको चाय समोसे कुछ भी बच्चों को खिलाया जाता था। हुँ, दोपहर को उनको बाकायदा लंच कराया जाता था। हम लोग भी उन्हीं के साथ वहीं पर लंच करते थे, जो उनको दिया जाता था वही हम लोग भी खाते थे। शाम को जी, फिर उनको चाय, क्योंकि उनको था कि ठीक है हमारा बच्चा जा रहा है, उसको उनको इससे मतलब नहीं था कि बच्चा चाहिए, वो कहता कि चलो बच्चे का आज का खाना बचा, बच्चे को वहां खाना मिलेगा।
इस तरह से वो बच्चे आते थे। और हम उन बच्चों को जब कहते थे, उसमें क्या था कि हम उससे ड्राइंग भी बनवाते थे, उनको कहते थे अपने आप कुछ बनाओ। लीना, उनकी ड्राइंग से इतनी सारी चीजें हमें समझ आती थी। उनको तो किसी ने सिखाया नहीं ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कैसे लकीर खींचते हैं। वो उसमें दिखा रहे हैं जो वहां पे पानी के लिए नल पर औरतों का झगड़ा हो रहा है, वो उसमें दिखा रहे उनके हैं। जीवन वो की उसमें, झलक, उनके हाँ, मनोभाव। उनके, वो सब उसमें निकल के आते थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पीएसके में जब उनकी वो करते थे, उनका शो कराते थे, तो हम जी। वहां उन पेंटिंग्स, उनके ड्राइंग्स को लगाते थे। रफ होती थी वो, उनमें हम्म। कोई कारीगरी नहीं होती थी, लेकिन उनके जीवन की सच्चाई होती दिन थी। प्रतिदिन में जो उन संघर्ष उन लोग वो देखते थे बच्चे, वो उनमें होते थे। कई बार देख के आंखें भर आती थी उन। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता था कि अब बच्चों को तो हम ले जाएंगे और संभ्रांत लोगों को बुला करके उनका दिखा देंगे, वाहवाही लूट लेंगे कि भाई वाह, इन्होंने झुग्गी बस्ती के बच्चों से इतना अच्छा काम करा लिया। लेकिन उनके घर वाले कहाँ देखेंगे उनको, तो कोई ऑडिटोरियम में घुसने नहीं देगा फटी चप्पल फटे कपड़ों में। हम्म। तो हम लोग क्या करते थे, बस का बंदोबस्त करते थे। हम्म। बस में उनके सबके घर वालों को भर के हम्म। ऑडिटोरियम पहुंचाते थे और उनको वहां आगे की सीट्स पर बैठाते थे कि आपके बच्चों ने ये तैयारी की है, आप देखिए इसको। क्या बात है। खुश होते थे वो लोग। बल्कि उसके बाद कई बच्चे मिले। एक बार तो हम लोग दिल्ली हाट घूम रहे थे, हम और स्वस्ति, तो पीछे से एक लड़की आके स्वस्ति के गले मिल गई और हमारे पैर छूने लगी। क्या उसका नाम हम भूल गए, पता लगा कि वो किसी यूट्यूबर के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई है। तो वो जो बच्चे वहां से निकले, वो हम्म। बच्चे वाकई कहीं ना कुछ करने बने। लगे। करने लगे। बिल्कुल, शायद यही एक हम सभी सोचते हैं कि अगर हम किसी के जीवन में कहीं कोई एक पॉजिटिविटी ला सके तो शायद हमारा जीवन सफल होगा। और आपने तो इतने सारे लोगों को जीवन को छुआ है। वाकई मतलब आप एक प्रेरणा स्रोत हैं हम सभी के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद पूर्णिमा जी, क्या आज जो आपके अंदर का मन है, जो अंदर की पूर्णिमा है, उसको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, या अभी भी कुछ करना बाकी लगता है? अभी बहुत कुछ करना, अभी बहुत कुछ करना। अभी बहुत सी हमारे जैसे वाओ इंडिया में ही कुछ महिलाएं हैं, कुछ ड्राइंग बनाती हैं, पेंटिंग करती हैं, कुछ अच्छा बिल्कुल। लिखती हैं, कुछ को कि कुछ काम आता है, कुछ को कुछ काम आता है। जो हम अक्सर अपने मंचों पर कहते भी रहते हैं कि भाई आप अपनी अपनी चीजें हमें भेजिए, हम अपने यूट्यूब चैनल पर या अपनी वेबसाइट पर उसको डालेंगे। तो उन लोगों को वहां से निकालना है, उस उनके संकोच से निकालना है कि वो लोग आगे आए, संकोच को छोड़ें, अपने अंदर को पहचानें और जो कर सकती हैं उसको समाज के सामने। अभी बिल्कुल। हेल्थ के फील्ड में बहुत काम करना है, जो कि हाँ, जिसके लिए वाओ इंडिया बना था। बिल्कुल। महिलाएं अपनी हेल्थ को बहुत करती बहुत हैं। उसकी उपेक्षा करती हैं। परिवार में सबके लिए बागी फिरेंगी, लेकिन हम्म। सॉरी, लेकिन अपने पे ध्यान नहीं देंगी। जी। तो इसके अलावा जंक फूड, पिज्जा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया और अपना छुट्टी हो गई। तो ये बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। अभी तो, अभी कहाँ, अभी बढ़ाया पहला पग है, अभी नमक को पहचाना है, अभी कहाँ रुकने की वेला मुझको बड़ी दूर क्या बात है, क्या बात है पूर्णिमा जी। साधन पथ का पथिक मनुज है और साधना अजर अमर है। इसी मार्ग पर चल के मुझको लक्ष्य मुझे पाते जाना बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूर्णिमा जी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगती है कि आप शायद अपने जीवन में अ, अगर छोड़ देती या छोड़ सकती तो वो क्या होगा? कुछ अपने जीवन में जो आप चेंज चाहती हैं कि शायद ये नहीं होता तो मेरा जीवन कुछ और होता। है। देखो, आ, शिकायतें करने के लिए तो इंसान कितनी भी शिकायतें कर सकता है कि अगर परिस्थितियां ऐसी होती तो हम ये कर सकते थे, परिस्थितियां ऐसी नहीं होती तो हम ये कर सकते थे। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हमें
हर परिस्थिति के साथ चलना आना चाहिए। परिस्थितियों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, जैसा हमने अभी बताया कि हमने नौकरी छोड़ी क्योंकि पारिवारिक कुछ उत्तरदायित्व थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। जी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमें अपनी बेटी की देखभाल का मौका मिला। हमारी बेटी को हमने जो वो बनना चाहती थी कोशिश करी कि उसको वहाँ लक्ष्य मिले। कुछ उसको सहायता मिल सके। फिर एक एक क्या होता है कि इंसान सोचता है कि अरे ये दरवाजा बंद हो गया, अब क्या होगा। लेकिन जब एक जगह से आप हटते हैं और अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आपके सामने खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमें ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने अगर ये ना होता तो हम ये कर लेते, या ये होता तो हम ये कर लेते। वो किसी तरह का हमारे में शिकायत नहीं है। हम उस चीज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं, हमने जैसे जैसे हमें जो जो वक्त मिलता गया, जो जो अवसर मिलते गए, हम उनके हिसाब से आगे बढ़ते चले। और हमें अपने हस्बैंड का इतना सहयोग मिला है इस सब में। आज अगर उनका सहयोग नहीं होता हमें, तो हमारे लिए वास्तव में कठिनाई होती। तो हमें सोचना पड़ता ये क्या होगा। हम्म। वाकई पूर्णिमा जी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपका जीवन और आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व हम सब के लिए एक मिसाल है। जिस तरह से आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी है, जिस तरह से आप प्रोग्रेसिव रहती हैं अपनी अप्रोच में, वो इस दुनिया में किसी और में मिलना बेहद मुश्किल है। इतनी सारी पॉजिटिव चीजें एक ही व्यक्ति में, इतने सारे टैलेंट एक ही व्यक्ति में। अगर शायद आप जितनी टैलेंटेड हैं उस टैलेंट का एक आयोटा भी हमारे पास आ जाए, तो हम पता नहीं क्या से क्या हो जाएं। और आप इसी तरह आइए, हटा देंगे ना इसमें। लीना आपका म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। ये पता नहीं बार बार वो कुछ वो हो रहा है। मौसम खराब की वजह से हो गया कोई होगा। बात नहीं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं ये फिर से रिपीट करती हूँ। तो पूर्णिमा जी, जिस तरह से आप पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं, जिस तरह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हैं और जितनी टैलेंटेड आप हैं, हम शायद उसमें से, अगर आपके उसमें से एक छोटा-सा आयोटा, एक छोटा-सा तिनका भी हम लोगों की लाइफ में आ जाए, तो शायद हम अपने जीवन को सफल मानेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें जीवन में, हमें प्रेरित करती रहें। और आज जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, और हमारे साथ हमारे वाओ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी भी हैं, तो हम लास्ट में उनके भी विचार जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे। जी। क्या है लीना, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। हर इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है किसी ना किसी रूप। और औरत तो खास तौर से, आप ये देखो कि एक औरत घर भी संभालती है, उसके बाद में जो उसके बाहर के काम है वो भी करती है, सारी बिल्कुल। रिश्तेदारियां भी निभाती है, खाना भी पकाती है, और भी सारे काम, बच्चे भी पालती है। तो औरत तो होती ही मल्टी टैलेंटेड है। तो हर महिला मल्टी टैलेंटेड है। ये कहना कि किसी एक ही इंसान में खासियतें हैं, ये गलत। आपकी सादगी को नमन है। सच में। जी बानू जी। मुझे तो पूर्णिमा की इस बात को ही काटना है कि मल्टी टैलेंटेड होती हैं लेडीज, लेकिन उसके बाद की जो क्वालिटीज हैं, लिखना भी है, डांस भी करना है, और सारे काम करने हैं, एक दूसरे को संभालना है, देखना है, हम जैसों को संभालना है, ये ये क्वालिटी हर आदमी में नहीं होती। डेफिनेटली
मान सकते हैं कि लेडीज में मल्टी टैलेंटेड होती हैं, लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज के साथ में हर एक को साथ लेके आगे बढ़ जाना वो हर एक किसी के बस की चीज़ नहीं होती। और पूर्णिमा ने हमेशा बहुत अच्छे से सबका साथ देके, आप सोचो कि जब हम 25 सालों से एक दूसरे के साथ आगे जा रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि पूर्णिमा शर्मा है और मैं बंसल हूँ। बहनें तो बहनें हैं, सच्ची में कोई नहीं जानता, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता कोई। और यही एक जिंदगी का सार है मेरे हिसाब से। आदमी अपने घेरों में बंद रहता है, अपने डिब्बों में बंद हो सकता है, लेकिन जब वो बाहर, जैसे कहते हैं ना, हाथ फैला के जब लोगों को समेटने की कोशिश करता है, तो उसमें आते ही वो लोग हैं कि जो उस घेरे में आ सके, जिनके मन में कॉन्शियसनेस हो, जो अपने आप पे पहले ही डरे हुए बैठे होते हैं, वो उसके लिए आगे बिल्कुल नहीं आ पाते। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर जैन, डॉक्टर लक्ष्मी, पूर्णिमा, लीना, सरिता जी ऐसे लोगों का साथ मिला है कि जो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे निकलते चले जा रहे हैं, और लोगों को पता लगता है कि हाँ, हम कुछ कर पा रहे हैं। डेफिनेट। अब हमें क्या पता था कि लीना जब पहली बार मीटिंग में आई थी घर पे, उसके बाद लीना से इस तरह के वो तो एक गजब का इंसिडेंट था पूर्णिमा जी। आपको देख के, आपकी आवाज सुन के मैं इतना प्रभावित हुई थी, इतना प्रभावित हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा दिस लेडी क्या बोलती है, क्या भाषा पे कमांड है, क्या शब्दों का चयन है, क्या मिठास है बोली के अंदर, क्या व्यक्तित्व है। मतलब सब कुछ, सब कुछ, मतलब सिर्फ नजर आप पे थी। इसी तरह से संबंध जी, बन जाते हैं। ये जो हम लोग संस्थाएं चलाते हैं, संस्थाओं में भी संबंध इसी तरह से बनते हैं। ये तो हम लोगों के पर्सनल एक रिलेशनशिप की बात छोड़िए, संस्थाओं में से जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। चांस नहीं देंगे। अभी जैसे हम लोग अवार्ड्स देते हैं अपने महारानी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड्स, जी, तो किसी से बात हो रही थी हमारे ही एक ब्रांच की हेड से, तो बोली कि मुझे तो अपने सिवा किसी का नाम नजर आता नहीं, अपना ही नाम दे देती हूँ। अब उनको इतनी बार अवार्ड मिल चुके हैं। हमने कहा ऐसा मत कीजिए कि आपको अपने सिवा कोई नजर नहीं आता। आप देखिए आपकी ब्रांच में कौन कौन लोग हैं जो कि जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है और जो हम्म, संस्था के लिए कुछ कर सकते हैं, हम्म, उनके नाम लें, उनको दीजिए। आपका भी इसमें यश बढ़ेगा कि हमें हमारी ब्रांच हेड ने ये अवार्ड दिलवाया। तो अगर डेफ- हम ब्रांच को हेड बने हुए हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम जो साथ में दूसरे लोग हैं, जिनका हमें लगता है कि भाई इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और ये और उनको लगता है कि वो संस्था के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आज की बातचीत पूर्णिमा जी बेहद अच्छी रही। बहुत अच्छा लगा आपको एक अलग तरीके से जान के, आपके बारे में, आपकी पॉजिटिविटी के बारे में। और मैंने बीच में आपको ट्रिक करने की भी कोशिश की थी कि क्या चीज़ है जिसको आप चाहती हैं कि आपके जीवन में ना हो। और ऐसा वाक़ई कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल, तो आप ने वाक़ई जो ज्ञान लिया है, वो सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं है। आपने उसको अपने अंदर उसको समाया है और उस ज्ञान का पालन किया है। आप इसी तरह हमारे जीवन में हमारी प्रेरणा स्रोत बनी रहें और सामाजिक कार्य करती रहें, यही हमारी अ, दुआ है ईश्वर से। आपको हमेशा, हमेशा स्वस्थ रखें। और इसी के धन्यवाद। साथ अलविदा आप सब से। वाओ पर्सनैलिटी में फिर किसी और पर्सनैलिटी, एक मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद।